हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सबों का करतार कोचिंग सेंटर के डिजिटल ऐप पर स्वागत है। आज आप जो देख रहे होंगे बोर्ड पे दिख रहा होगा आपको, यहाँ पर एयरफोर्स टारगेट बैच, ये आपका क्रैश कोर्स का बैच है। और जैसा कि नाम है आप समझ रहे हैं कि टारगेट फिक्स्ड है इसके लिए कि एयरफोर्स में जो कुछ पूछा जाता है, जिस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, हमको उस पर डिस्कस करना है, टू द पॉइंटेड बात करनी होगी। और आपको मालूम है कि मैथमेटिक्स में टोटल 25 क्वेश्चंस आते हैं और 25 क्वेश्चंस में सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपका पोर्शन है अलजेब्रा और कैलकुलस। अलजेब्रा में और कैलकुलस में लगभग इक्वल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अलजेब्रा में अगर मानिए 25 से 6 से 8 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो लगभग उतना ही कैलकुलस से भी पूछे जाते हैं। 2-3 क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री से होते हैं, फिर वेक्टर से एक क्वेश्चन, 3D से एक क्वेश्चन, स्टैट से एक क्वेश्चन, इस तरह से आपको टोटल मिलाकर के 25 क्वेश्चन कंप्लीट किए जाते हैं। तो अलजेब्रा में आपको मालूम है कि सीक्वेंस एंड सीरीज है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन है, बाइनोमियल थ्योरम है, मैट्रिक्स है, डिटर्मिनेंट है, लॉग है और अलजेब्रिक इनइक्वेशन है। अलजेब्रिक इनइक्वेशन से उतना क्वेश्चन नहीं पूछता, कभी कभार एक दो पूछ दे तो पूछ दे, लेकिन इससे लगभग ऑलमोस्ट पूछता ही नहीं है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है आपको कॉम्प्लेक्स नंबर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, बाइनोमियल थ्योरम, मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट, ये सबसे पूछे जाते हैं। तो सारा का सारा जो टॉपिक है वो हमको यहां पढ़ना नहीं होगा। कुछ ऐसे हॉट टॉपिक्स को हमें पढ़ना है जहां से क्वेश्चंस पूछा जाता है। अगर आप कॉम्प्लेक्स नंबर को देखते हैं तो कॉम्प्लेक्स नंबर में आपको क्या दिखेगा, बेसिक है वहां पर, तो बेसिक से क्वेश्चन नहीं पूछेगा, सीधे सीधे डायरेक्ट आता है आपको मॉडुलस से क्वेश्चन, कंजुगेट से क्वेश्चन, आर्गुमेंट से क्वेश्चन एंड लोकस से क्वेश्चन। मल्टीप्लीकेशन से कभी कभार रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट, ऐसे सेक्शन से पूछ दिए जाते हैं, वो जो कि बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था और ये क्वेश्चन आपको खुद से बन भी जाएगा। तो चलिए आज हम लोग अगर किसी टॉपिक को देखें, स्टार्ट करें, सीक्वेंस एंड सीरीज को ही स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज है और सीक्वेंस एंड सीरीज में हम लोग देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस को आपको सबसे ज्यादा पूछा जाता है। ये प्लस ये तो सीक्वेंस एंड सीरीज का आप पोर्शन जानते हैं कि क्या है। सबसे पहले आपको उसमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, फिर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है और फिर हार्मोनिक प्रोग्रेशन है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से आपको कुछ टीएन से रिलेटेड क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। टीएन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फिर आपको एसएन से रिलेटेड क्वेश्चन, फिर अर्थमेटिक मीन से रिलेटेड क्वेश्चन। अगर आप ये तीनों सेक्शन को सीक्वेंस एंड सीरीज में कंप्लीट कर लेते हैं तो बड़ी आसानी से आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बहुत सारे ऐसे नोट होंगे इसमें जिसको आपको डायरेक्ट याद करना पड़ेगा, और ऐसे अगर नोट को आप याद करते हैं तो डायरेक्ट वहां पर आप टिक लगा सकते हैं। वहां इतना टाइम नहीं होता कि हर क्वेश्चन को आप बनाएं। 25 क्वेश्चन में अगर आपको मिनिमम 10 क्वेश्चन ऐसे मिल जाएं जिसका जवाब आपको ऑलरेडी मालूम है, तो फिर बाकी 15 आप बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो जब नोट हम लिखाएंगे और उन सारे नोट्स को अगर आप कलेक्ट करेंगे और अच्छे से याद करेंगे तो वो सारा नोट्स आपको वहां हेल्प करेगा और एक बार में आप टिक आउट कर सकते हैं क्वेश्चन को। जैसे एक क्वेश्चन पूछा गया था कि अगर किसी एपी का mth टर्म 1/n है और nth टर्म 1/m है, तो ऐसी स्थिति में a माइनस डी क्या होगा, ये क्वेश्चन था बच्चों। मैं आंसर भी लिख दिया डायरेक्ट, a माइनस डी इक्वल टू 0 लिख दिया। तो ये a का वैल्यू यहां क्या आएगा, ये आपको 1/mn, d कितना आएगा, यह भी 1/mn। तो कुछ रिजल्ट ऐसा है जिसको आपको सीधे सीधे लर्न करना होगा, और ऐसे सारे हॉट पॉइंट्स इस कोर्स में हम आपको बताएंगे। पूरे कोर्स के दौरान हर चैप्टर का हॉट पॉइंट्स बताएंगे, सारा का सारा नोट ऐसा देंगे जिसको आप याद कर लेंगे तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपको डायरेक्ट बनेगा। एक आप एग्जांपल के तौर पर लीजिए, किसी सीक्वेंस का अगर किसी ने कह दिया कि एपी का कोई अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का 10वां टर्म 15 है, T10 जो है 15 है और 15वां टर्म आपको 10 दे दिया, और फिर आपसे पूछ दिया कि इसका 17वां टर्म क्या होगा। अगर आप इसे मेथड से बनाएंगे तो बहुत सारा टाइम आपका लैप्स होगा, लेकिन इसका ट्रिक है। तो ये सारे ट्रिक जब हम बताएंगे आपको तो बहुत आसान होगा, आपके लिए बहुत सुविधा होगा इस कोर्स में।
इस पूरे कोर्स के दौरान हम यही करने जा रहे हैं कि आपके 25 क्वेश्चन कितने इजी वे से और कितने कम समय में सॉल्व हो जाए, इसी पर हम वर्क करने वाले हैं। अब जैसे इस क्वेश्चन को देखिए, इसका एक थ्योरी होता है, सीधे सीधे अगर टीपी इक्वल टू क्यू दे दिया, टी क्यू इक्वल टू पी दे दिया, तो टी आर का सीधा फॉर्मूला होता है पी प्लस क्यू माइनस आर। ये देख लीजिए, डायरेक्ट है। किसी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के लिए अगर पी एफ टर्म क्यू दे दिया, क्यू एफ टर्म पी दे दिया, तो आर एफ टर्म उसका पी प्लस क्यू माइनस आर होगा। इफ द पी एफ टर्म ऑफ एनी एपी इज क्यू, QF term is P, then RF term will be P plus Q minus R। तो इसको आप कैसे बनाएंगे बच्चों? सिंपल तरीका है, यहां पर देखिए 10वां टर्म 15 दे दिया, 15वां टर्म 10 दे दिया, और R की जगह 17 है, तो दोनों को जोड़िए, 25 में से 17 घटाइएगा और ये सॉल्व होके आपको 8 आ गया। डायरेक्ट आंसर निकल गया बच्चों, डायरेक्ट। ठीक उसी तरह अगर आपसे ये क्वेश्चन किया जाता, देखिएगा यहां पर क्वेश्चन दे दिया इस तरह से, इफ द 15th टर्म, या इसको थोड़ा सा इरेज कर लेता हूं मैं, 1 मिनट। क्वेश्चन है आपके पास, इफ 15 times of 15th term of 15th term is equal to 12 times of 12th term, then यहां पर किसके लिए? फॉर एन एपी, फॉर एन एपी, then its 27th term is, ऑप्शन दे दिया बच्चों आपको यहां पर 27, 30, 0, none of these। देख लीजिए बच्चों, ये क्वेश्चन आपके सामने है और ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, इस पर हम बात कर रहे हैं। अगर इसको कोई बनाना स्टार्ट करे तो देख लीजिए कितना समय ज्यादा बर्बाद होगा, बहुत टाइम लग जाएगा। सबसे पहले लिखेगा 15 टाइम्स ऑफ 15th टर्म, इट मींस 15 इंटू टी 15 इज इक्वल टू 12 टाइम्स ऑफ 12th टर्म, इट मींस किसी एपी के 12वें पद का 12 गुना उसके 15वें पद के 15 गुना के बराबर है। तो लिखना होगा 12 इंटू टी 12, और जब इसको सॉल्व करेंगे तब हमको टाइम बहुत ज्यादा बर्बाद होगा। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए आपको डायरेक्ट हम नोट में लिखाने वाले हैं, यदि किसी एपी के mवें पद का m गुना उसके nवें पद के n गुना के बराबर है, तो उसका m प्लस nवां पद जो है 0 होगा। If m times of mth term of any AP is equal to n times of nth term of the same AP, then m plus nth term will be 0। तो कहने का मतलब यहां 15वां टर्म का 15 गुना 12वें टर्म के 12 गुना के बराबर है, और दोनों को जोड़ दिए तो वही पूछा गया 27वां। बनाना नहीं है, जवाब बोलना है 0, सीधा आंसर हो गया। तो ये नोट अगर आपको याद हो जाएंगे ना, जितना नोट मैं इस कोर्स में दूंगा, जितना इस क्रैश कोर्स के दौरान आपको लिखाऊंगा, अगर सारा नोट आप अच्छे से याद कर लिए ना, तो बड़ी आसानी से वहां पर आप सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, बहुत फास्ट तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। मान लीजिए एक और क्वेश्चन को देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस तरह का क्वेश्चन दे दिया आपको, इफ pth टर्म ऑफ एनी एपी इज ए, is B and RF term is C, then find the value of A Q minus R, B R minus P, C P minus Q क्या होगा, है ना। ऑप्शन दे दिया आपको यहां पर ए बी सी, बी में दे दिया पी क्यू आर, सी में दे दिया ए प्लस बी प्लस सी, डी में दे दिया 0। ये आपको 4 ऑप्शन यहां दे दिया है बच्चों।
क्वेश्चन का अर्थ समझ लीजिए, यदि किसी एपी का पीवा पद क्या है आपको ए है, क्यूवा पद क्या है बी है और आरवा पद क्या है सी है, तब इसका हमको वैल्यू बताना है। एक बात आपको बता देते हैं कि सीक्वेंस एंड सीरीज के क्वेश्चन में, सीक्वेंस एंड सीरीज के क्वेश्चन में आपको जब भी इस तरह से प्लस माइनस के फॉर्म में दिखे तो 99.9% क्वेश्चन में जवाब 0 ही आता है। और अगर आपको इस तरह का फॉर्म में दिखे इनटू और पावर के फॉर्म में, इस तरह से है ना, ऐसा अगर इस तरह का दिखा तो मैक्सिमम जगह पर जवाब 1 होता है, इस तरह का। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि भाई डायरेक्ट 0 सर कह रहे हैं, मेथड कैसे, तो मेथड से भी बनेगा। और दूसरा तरीका है कि आप सीधे सीधे क्या करिए, यहां क्या बोला है पढ़िए, पीवा पद ए दे दिया, क्यूबा पद बी दे दिया, आरवा पद सी दे दिया। तो किसी एपी के लिए कितने टर्म की बात हो रही है, 3 तरह के टर्म की बात हो रही है। तो कोई एपी में 3 टर्म ले लीजिए, मानिए आप यहां ले लिए 2, 5, 8 और गौर करिएगा ये आपका पहला पद है, ये आपका दूसरा पद है, ये आपका तीसरा पद है। अब इधर सुनिए, ए आपका पीएथ टर्म है, बी आपका क्यूएथ टर्म है और सी आपका आरएथ टर्म है। पी के जगह पर यहां 1 है, क्यू की जगह पर 2 है और आर की जगह पर 3 है। ए की जगह पर 2 हो गया, बी की जगह 5 हो गया और सी की जगह 8 हुआ। जाके इसमें वैल्यू रखिए। चलिए ए की जगह क्या रखिएगा, बोलिए 2 रखना होगा। क्यू माइनस आर, क्यू माइनस आर, क्यू के जगह पर यहां 2 है, आर 3 है, तो 2 में से 3 गया -1 प्लस बी, बी की जगह पर कौन है 5 है, ऐसे लिखेंगे। और आर माइनस पी, तो गौर करिए 3 में से 1 घटेगा, ये 2 हो गया, प्लस फिर आपको यहां सी है, तो सी की जगह क्या है बच्चों 8 है। और फिर आपका P माइनस क्यू है, तो P की जगह पर 1 है और Q की जगह 2 है, 1 में से 2 गया -1। अब चेक करिए, ये -2 है, ये +10 है, ये -8 है, कैलकुलेट करिए 0 आ गया। तो अगर आपको नहीं याद है, फॉर्मूला भी याद नहीं है, तो सीधे सीधे एपी ले लिए हैं और देखिए डायरेक्ट हम यहां पुट कर दिए, काम हो गया। कोई भी एपी लेके आप चेक कर सकते हैं, जवाब आपका यही आएगा। जरूरी नहीं है कि हम 2, 5, 8 लिए, 3 के डिफरेंस लिए तो आप भी वही लें। आपका दिल करे 1, 2, 3 लेने का, तो यह भी एपी में जा रहा है, इसे भी लेकर के आप काम कर सकते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले की तरफ। तो आपको नोट हम सारा लिखाएंगे आज, ये आपके लिए एक डेमो है कि आप देख सके कि क्वेश्चन को कैसे कैसे सॉल्व किया जा सकता है। यहां पर देखिए अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट, if the ratio of sum of n terms of 2 APs of, ऐसा लिख लीजिए इस तरह से, 2 APs is, दे दिया यहां पर आपको 3n+5 रेशियो 7n-2, देन फाइंड, देन द रेशियो, ये भी लिख सकते हैं, द रेशियो ऑफ दियर 10th टर्म्स इज, पहला ऑप्शन आपके सामने है बच्चों यहां पर 62 and 145। बी में दे दिया आपको 61, 131। सी में दे दिया आपको 62 और 131। डी में दे दिया नन ऑफ दीज। देखिए आपके सामने क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, क्वेश्चन दिया यदि किसी 2 एपी के n पदों के योगफल का अनुपात 3n+5 रेशियो 7n-2 है, तो उसके 10वें पद का अनुपात क्या होगा। क्वेश्चन आपके सामने है।
यदि किसी दो एपी के n पदों के योगफल का अनुपात, कितने पदों का? n पदों के योगफल का अनुपात कितना दे दिया? 3n + 5:7n-2। अब उस दोनों एपी के 10वें पद का अनुपात क्या होगा? अगर आप इसे मेथड से बनाएंगे तो यकीन मानिए इसको सॉल्व करने में आपको कम से कम 5 मिनट लग जाएंगे, और इतना समय एग्जाम में नहीं होता। ऐसे क्वेश्चन को बनाने का बहुत इजी तरीका है, क्योंकि सम का रेशियो दे दिया है, सम का रेशियो दे दिया है बच्चों, और हमको टर्म का रेशियो जानना है, टर्म का रेशियो जानना है। करना क्या है? 10 का दोगुना करेंगे 20 होगा, उससे एक कम करेंगे 19 होगा, और जहां जहां n है वहां 19 रख देंगे, तो 19 या 57 5 62 हो गया, और यहां 19 को 7 से गुना करिए 133 हुआ, 133 में से 2 घटाइए 131 हो गया। कहीं अगर ऑप्शन में ये दिखता है तो आप क्लिक कर दीजिए 62/131, ये आपके सामने दिख रहा है। तो ये आप देख रहे हैं कि कितना अच्छा इसमें ट्रिक है, और ये सारा ट्रिक आपको वहां पर हेल्प करेगा एग्जाम में। नेक्स्ट और हम देखते हैं, ठीक है, और भी हम देख लेते हैं। आप सभी जानते हैं कि Tn का फॉर्मूला क्या होता है? a + n-1 × d AP के लिए, AP के लिए Tn का फॉर्मूला ये होता है a + n-1 × d। ये लीनियर एक्सप्रेशन है, लीनियर रैखिक, लीनियर, ठीक है, एक्सप्रेशन ऑफ n। ये ध्यान रखिएगा, n का रैखिक व्यंजक ये है ना। तो जब भी आपको इस तरह से क्वेश्चन इस पर दे, इसका फायदा उठाना सीखेंगे हम लोग। क्वेश्चन देगा which represents the nth term of any AP। इसमें से है ना कौन जो है एपी के nवें पद को दिखा रहा है ना। ऑप्शन लेके आपको दे दिया 5n² + 8, बी में दे दिया आपको 7n³ - 3, सी में दे दिया आपको 3n + 8, डी में दे दिया आपको 4n⁴ + 3n² + 3। ऐसा आपको लेकर के दे दिया। बोला इसमें से कौन है ना मिस्टर मोहित कुमार, ओके ध्यान दीजिएगा यहां। तो इसमें से कौन ऐसा है जो आपके एपी के nवें पद को रिप्रेजेंट कर रहा है, दर्शा रहा है। तो nवें टर्म को यहां अभी सीखें क्या होना चाहिए, लीनियर एक्सप्रेशन। इट मींस n का मैक्सिमम पावर जो होना चाहिए वो 1 होना चाहिए। तो चेक करिए इसमें सब मैक्सिमम पावर 1 कहां पर है, तो सी में मैक्सिमम पावर 1 है, और यही जवाब हो गया। मान लीजिए अगर क्वेश्चन आपको आगे दे दिया इस तरह का क्वेश्चन। आज आपका फर्स्ट ये डेमो है, तो हम आपको थ्योरी नहीं दे रहे हैं, सीधे सीधे प्रॉब्लम बता रहे हैं कि कैसे सॉल्व किया जाता है। जब आपको इसका क्लास स्टार्ट होगा तो फिर हम क्लास में आपको क्या करेंगे कि पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपको ढंग से लिखा देंगे, और वो कॉन्सेप्ट लिखाएंगे जिस पर क्वेश्चन आता है। पूरे का पूरे सिलेबस नहीं पढ़ाने जा रहे हैं आपको हम, बस केवल वो नोट बताएंगे जो आपको एग्जाम में हेल्प करने वाला है, ठीक है, जिस पर आप डायरेक्ट प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। हम वो नोट की बात करेंगे। देखिए क्वेश्चन लेकर के यहां दिया है, इस तरह से आपको क्वेश्चन दिया यहां पर, 1 मिनट। If nth term of any AP is 7n - 8, then the common difference of AP is, ऑप्शन लेकर के दे दिया है बच्चों 3, बी में दिया है 7, सी में दिया है आपको -8, डी में दे दिया है -1। अब गौर करिएगा यहां पर आपको क्या दिया है, यहां nवां टर्म दे दिया है 7n - 8।
Tn लेकर के आपको दे दिया है, 7n माइनस 8 लेकर के दे दिया। अब आपको कॉमन डिफरेंस पूछा गया है, तो कॉमन डिफरेंस निकालना बहुत आसान है। जब भी आपको nth टर्म दे दे तो जो n के साथ मल्टीप्लाई में है वही आपको कॉमन डिफरेंस देगा। n के साथ जो मल्टीप्लाई में है वही आपको कॉमन डिफरेंस देगा, और n के साथ मल्टीप्लाई में क्या है, 7 है, तो ये 7 आपका कॉमन डिफरेंस हो गया। ठीक उसी तरह अगला क्वेश्चन समझ लीजिएगा, इफ द सम ऑफ n terms of any AP is given by 5n square minus 3n, then the common difference of the AP, then the common difference of the AP is। क्वेश्चन देखिए, यहां पर ऑप्शन लेकर के आपको दे दिया 5, बी में -3, सी में आपको -6, डी में आपको 10, ऐसा आपको क्वेश्चन दिया। क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि किसी एपी के n टर्म्स का सम जो है वो आपको 5n स्क्वायर माइनस 3n है, 5n स्क्वायर माइनस 3n है, तो फिर इसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा। बच्चों, आपको एपी का n टर्म का सम जब भी देगा तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होगा, ना लीनियर होगा, ना क्यूबिक होगा, ना बाइक्वाड्रेटिक होगा, ऑलवेज आपको क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होगा, है ना, द्विघात व्यंजक होगा। और ऐसी स्थिति में जो n स्क्वायर के साथ है उसके n स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है, गुणांक है, उसको आप डबल कर दीजिए। डबल करिएगा तो क्या होगा, 10 होगा, और ये आपका जवाब हो जाएगा, ये आपका जवाब हो जाएगा। आप देख रहे हैं कि ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से सॉल्व हो रहा है। नेक्स्ट अगर हम और बढ़ें एपी के ही अलग क्वेश्चन पे, तो ध्यान दीजिएगा, एक क्वेश्चन आया हुआ था, इफ ए बी सी आर इन एपी देन कौन सा बात सही है। पहला था 2a इक्वल टू बी प्लस सी, दूसरा था आपका 2b इक्वल टू ए प्लस सी, और तीसरा था आपको 2c इक्वल टू ए प्लस बी, और डी में था आपको a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। इस तरह का आपको नोट दे दिया गया है ना। अब ध्यान दीजिएगा, कहा कि यदि ए बी सी एपी में है तो इसमें से कौन सा बात सही है, क्लिक करना था। तो ऐसे ही क्वेश्चन वहां पूछे जा रहे हैं लगातार, और ये बेसिक नोट है, अगर आप इसे याद रखते हैं तो बस हम जब पढ़ाते हैं तो इसको सीधे कहते हैं देखो ये रिजल्ट होता है, लेकिन जब ये पूछे बच्चा कि कैसे होगा तो बड़ी आसान है। एपी में डिफरेंस इक्वल होता है तो बी में से ए घटाएंगे और सी में से बी घटाएंगे, दोनों आपस में इक्वल होना चाहिए। ये बी इधर आएगा तो 2b हो गया, ये ए उधर जाएगा तो c प्लस ए हो गया, मैच कर रहा है। दूसरा तरीका है कि कोई एपी चुन लेंगे, जो दिल करे सो, मानिए एपी सी, ऐसे एपी ले लिए, है ना। अब गौर करिए, ए की जगह 1 है, बी की जगह 2 है, सी की जगह 3 है, और ये एपी में है। तो अब ए की जगह 1 डालिए इसमें ऑप्शन में, बी की जगह 2 डालिए, सी की जगह पर 3 डालिए, जहां पर आपको एलएचएस आरएचएस बराबर हो जाएगा बच्चों, वही आपका जवाब हो जाएगा। दो तरीका है, एक तो ये सीधे सीधे एज रिजल्ट याद रखिए, ये अति उत्तम है, और ये जो है आप कोई एपी ले लीजिए, उसके पहले टर्म को ए मान लीजिए, दूसरे को बी मान लीजिए, तीसरे को सी मान लीजिए, ऑप्शन में रखना चालू करिए, जहां सही हो गया वहां पर क्लिक कर दीजिए। तो वो थोड़ा सा आपको टाइम टेकिंग हो जाएगा, लेकिन मेथड से फिर भी कम समय लगेगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन था इस तरह का एग्जाम में, देखिए क्या था। इफ क्वेश्चन है आपके पास, ए बी सी आर इन एपी as well as in GP, then which is
ट्रू। क्वेश्चन आपको इस तरह का था। पहला ऑप्शन यहां दे दिया आपको ए बराबर बी बराबर सी, दूसरा दिया है आपको ऑप्शन ए लेस देन बी लेस देन सी, सी में दिया है आपको ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी, और डी में दिया है आपको ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी। ऐसा दे दिया आपको। तीन यहां पर टर्म है जो कि एपी के साथ साथ जीपी में भी है, एपी में भी है और जीपी में भी है। तो ये कब संभव होगा? तो बच्चों आपको बता दें, कॉन्सेप्ट में हम लोग सीधे सीधे बच्चे को नोट में लिखाते हैं कि ये तभी संभव है जब ए बराबर बी बराबर सी हो, ये तभी संभव है। ये सब चीज डायरेक्ट आपको लिखाया जाएगा नोट में, डायरेक्ट क्रैश कोर्स के दौरान ये सारी बातें आपको डायरेक्ट लिखाया जाएगा। और ऐसे ऐसे नोट को अगर आप याद करते हैं तो यकीन मानिए वहां पर बड़ी आसानी से आप 10 से 12 क्वेश्चन तो भरबली बना लीजिएगा। भरबली बनाने की आवश्यकता भी नहीं होगी, पेन उठाने की आवश्यकता भी नहीं होगी, ठीक है। और बचे हुए 15 क्वेश्चन में भी से 6-7 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो 2 से 4 स्टेप में आपको सॉल्व हो जाएंगे। लेंथी क्वेश्चन 25 में से मात्र 3 से 4 क्वेश्चन होते हैं जो कैलकुलेटिव होते हैं, लंबा कैलकुलेशन करना पड़ता है। अदरवाइज मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बहुत ही आसानी से बन जाते हैं। तो सारे नोट आपको लिखाए जाएंगे और उस नोट को आप कलेक्ट करिएगा, अच्छे से याद कीजिएगा। अगले तरफ देखिए, यहां पर क्वेश्चन ऐसा दिया, द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ इस तरह से था, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए बी सी। ऑप्शन दे दिया आपको यहां पर इस तरह से ए कोमा बी एंड सी इज, ऑप्शन दिया है आपको ए बी सी, बी में दिया है रूट ए बी सी, आपको ए बी सी का होल क्यूब, और डी में दिया है आपको ए बी सी टू दी पावर 1/3। ये देख रहे हैं आप, ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं बच्चों, जो मैं बता रहा हूं ये पूछे जा चुके हैं। तो इसका जवाब क्या होगा? क्या निकालना है आपको? ज्योमेट्रिक मीन। क्या निकालना है? ज्योमेट्रिक मीन निकालना है आपको। तो ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकालेंगे? जितना क्वांटिटी देगा सबको मल्टीप्लाई करना है और उसके ऊपर पावर में 1/, जितना क्वांटिटी है उतना लिखना है। अगर 2 क्वांटिटी है ए और बी होता तो दोनों को मल्टीप्लाई करते और ए बी के पावर 1/2 डाल देते। अगर 3 क्वांटिटी है तो तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, अब पावर 1/3 डालेंगे। अगर आपको 4 क्वांटिटी होता तो चारों को मल्टीप्लाई करते और पावर 1/4 डाल देंगे। ये आपको ज्योमेट्रिक मीन निकालने का तरीका हुआ। और जब ये रिजल्ट आप याद रखेंगे बच्चों तो बड़ी आसानी से वहां पर आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो अर्थ ये जो आपको हम बता रहे हैं, कुछ आपको डेमो है, ये सारी चीजें आपको आगे चल करके पूरा नोट इसमें लिखाया जाएगा, पूरा का पूरा नोट आपको लिखाया जाएगा सीक्वेंस सीरीज का। एकदम ऐसा ऐसा नोट होगा जो आपको क्वेश्चन को बनाने के मेथड को इजी कर देगा और स्पीड बढ़ा देगा आपका। मान लीजिए अगर आपको क्वेश्चन दिया इस तरह से, एक क्वेश्चन दे दिया, इफ द AM ऑफ एनी एपी, ऐसे लिख दिए, इफ द AM ऑफ एनी टू नंबर्स is twice of their geometric mean, twice of their geometric mean, then the ratio of both numbers is, ऑप्शन लेकर के आपको दिया 1 + √2, रेशियो 1 - √2। बी में दिया आपको ऑप्शन
2+√3 रेशियो 2-√3। सी में आपको दे दिया बच्चों यहां पर, ठीक है, 2-√3 रेशियो 2+√3, और डी में दे दिया आपको 3+√2 रेशियो 3-√2। देख लीजिए इस क्वेश्चन को और थोड़ा समझ लीजिए, है ना, क्या आपको कह रहा है ये क्वेश्चन। कह रहा है यदि किसी भी दो नंबर का समांतर माध्य उसके गुणोत्तर माध्य का दुगुना है। हिंदी में थोड़ा सा गड़बड़ा हो जाता है, आप लोग थोड़ा सा इसको इंग्लिश में ज्यादा इजी से समझिए। तो मैं कह रहा हूं कि आपको इफ द AM ऑफ एनी टू नंबर्स इज ट्वाइस ऑफ देयर ज्योमेट्रिक मीन, अर्थात किसी दो नंबर का समांतर माध्य उसके गुणोत्तर माध्य का दुगुना है, तो उस दोनों नंबर का अनुपात क्या होगा ये आपको बताना है बच्चों। तो इस क्वेश्चन को बनाएंगे ना तो बहुत लंबा होगा, लेकिन अगर आप एक रिजल्ट याद रखेंगे ना बच्चों तो बहुत जल्दी से आप जवाब दे दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन है, इफ यह कॉन्सेप्ट है AM रेशियो GM इज इक्वल टू A रेशियो B दिया, A रेशियो B दे दिया, और तब आपको जो है यहां पर देन थोड़ा सा मैं ऐसे लिख देता हूं और क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। 1 मिनट, ये बहुत शॉर्ट लेंथ हो गया, थोड़ा सा इस तरह से मैं लिख देता हूं नोट, तब उस क्वेश्चन की तरफ मैं लौटूंगा, ध्यान दीजिएगा। इफ AM रेशियो GM इक्वल टू M रेशियो N फॉर टू नंबर्स A and B, then A रेशियो B इक्वल टू M प्लस √M² माइनस N² रेशियो M माइनस √M² माइनस N²। ये फॉर्मूला आपके सामने है बच्चों। अगर इस फॉर्मूला को आप याद रखते हैं, इस रिजल्ट को याद रखते हैं ना, तो जो क्वेश्चन पीछे दिए हैं आप तुरंत से जवाब बोलिएगा। देख लीजिए क्या कहा इसने, यदि AM और GM का रेशियो क्या है M रेशियो N, पीछे क्वेश्चन क्या बोला कि AM जो है वो GM का दुगुना है, GM का दुगुना है। बैक में क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, यदि किसी इफ द AM ऑफ एनी टू नंबर्स इज ट्वाइस ऑफ देयर ज्योमेट्रिक मीन, GM का दुगुना है। तो अब यहां पर ये हम लिख दिए हैं, अगले लाइन में क्या लिखेंगे हम बोलिए, AM/GM बराबर कितना लिखेंगे 2:1, 2:1 लिखेंगे। और तब गौर कीजिएगा आप, ये जो लिखा गया है क्या इस फॉर्मूला से मैच कर रहा है कि नहीं। यहां 2:1 है, यहां M रेशियो N है, M के जगह पर 2 आ गया, N के जगह पर 1 आ गया, यहां पर फॉर्मूला लगाइए 2 प्लस √3 आएगा, और फिर रेशियो 2 माइनस √3 आएगा। 2 का स्क्वायर 4 में से 1 गया 3, देख रहे हैं। तो बैक में जाइए, देखिए कहां पर ऑप्शन दिखता है आपको, चेक करिए कौन सा आपको ऑप्शन यहां पर मैच कर रहा है ना। तो 2 प्लस √3 और रेशियो 2 माइनस √3 B नंबर आपका मैच कर रहा है, और बड़ी आसानी से ये जवाब आपके सामने है। एक क्वेश्चन और जो पूछा जा चुका है, मैं बात करता हूं उस पर, सीक्वेंस एंड सीरीज के ये कई वर्षों के क्वेश्चन जो हमारे दिमाग में है, वो सारे क्वेश्चंस हम आपको यहां पर बता रहे हैं। पिछले कई सेशन में पूछे गए हैं ये सब क्वेश्चन, एक सेशन के इतने क्वेश्चन तो बताए नहीं जा सकते। तो बहुत सारा जो क्वेश्चन पूछा गया है बैक ईयर्स का, वो हम यहां पर डिस्कस कर रहे हैं। अब मान लीजिए क्वेश्चन था ये, इफ द थर्ड टर्म ऑफ एनी GP is 4, then the product of first 5 terms of the GP is ऑप्शन दे दिया यहां पर 64,
बी में दे दिया 512, सी में दे दिया 1024 और डी में दे दिया आपको 2048। क्वेश्चन को आप अच्छे से देख लीजिए क्या कह रहा है। यदि किसी एपी का है ना, सॉरी जीपी का तीसरा टर्म 4 है, तीसरा टर्म क्या है 4 है, तो फर्स्ट 5 टर्म का प्रोडक्ट क्या होगा ये बताना है। बच्चों इस पर क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। इस क्वेश्चन को भी बहुत क्विक तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। यहां पर आप गौर करिएगा, यहां कितना टर्म बोला है 5 टर्म्स। अगर किसी जीपी में ऑड नंबर ऑफ टर्म्स का प्रोडक्ट पूछता है, विषम संख्या में पदों के गुणनफल पूछता है, अगर विषम संख्या में पद की संख्या दी गई है और उसका गुणनफल पूछा जा रहा है, तो सबसे पहले मिडिल टर्म के बारे में जानेंगे कौन है। जो मिडिल टर्म मिलेगा उस पर ही नंबर ऑफ टर्म्स डाल देना है। मिडिल टर्म पर क्या कर देना है, नंबर ऑफ टर्म्स, पदों की संख्या डाल देना है बच्चों। लेकिन यह कब करना है, जब ये पता हो कि जीपी में विषम संख्या में पद का गुणनफल पूछा जा रहा है। लेकिन अगर सम संख्या में पूछा जाएगा, मानिए 10 टर्म का गुणनफल पूछा जाएगा या 15-20 टर्म का गुणनफल पूछा जाएगा या 14 टर्म का गुणनफल पूछा जाएगा, तब ऐसी स्थिति में यह फॉर्मूला नहीं लगेगा। यह केवल तभी है जब विषम संख्या में पदों का गुणनफल पूछा जाए तब यह फॉर्मूला लगेगा। सम संख्या में अगर पदों की संख्या दी जाएगी, इफ द नंबर ऑफ टर्म्स आर इवन, देन द प्रोडक्ट ऑफ ऑल टर्म्स क्या होगा, द प्रोडक्ट ऑफ बोथ मिडिल टर्म्स टू द पावर नंबर ऑफ टर्म्स बाय 2, है ना। मान लीजिए अगर आपको 10 टर्म का पूछता, कितने टर्म का 10 टर्म का, 10 में मिडिल में कौन कौन आएगा, 5वां 6ठा, तो ऐसी स्थिति में क्या करते हैं, यहां 5वां टर्म इंटू 6ठा टर्म अपर पावर 10 का आधा डालते हैं यहां। लेकिन यहां पर अलग है, यहां पर गौर करिए, आपको क्या दे दिया है, इफ द थर्ड टर्म, तीसरा टर्म दे दिया 4 और गुना कितने पदों का पूछा गया, 5 पदों का। अगर आप लिखेंगे इस तरह से, गौर करिएगा, यहां ध्यान दीजिएगा, ये कितने टर्म है, 5 टर्म है, ये ऑड है ना, और इसमें मिडिल में कौन है, तो T3, जो कि ऑलरेडी दे चुका है हमारे पास 4, और सबका 5 का प्रोडक्ट पूछ रहा है, तो क्या फॉर्मूला पढ़े, मिडिल टर्म तो 4 पर पावर नंबर ऑफ टर्म्स तो 5 हो गया ना। अब 4 गुने 4 गुने 4 अगर आप 5 बार करेंगे तो आपको क्या आएगा बच्चों, 1024 आएगा, 1024। और ये देखिए बड़ी आसानी से आपका जवाब सामने है ना। तो ये रिजल्ट आपको याद करने हैं बच्चों, ये सारे नोट आपको याद करने हैं। जितना अच्छे से ये नोट आपको याद रहेगा उतना आसानी से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। इफ द AM of two numbers is 34 and GM of both numbers is 16, then the numbers are क्या क्या नंबर्स होंगे बच्चों, ये जानना है। ऑप्शन दे दिया आपको यहां पर 68, बी में दे दिया आपको यहां पर 32, 36, ये आपको ऑप्शन दिया है यहां 32, 36, और सी में आपको दे दिया है 64, 4, डी में दे दिया है 70, 8। अब आपको देखना है कि कौन सा जवाब सही होगा, कौन सा जवाब सही होगा यहां पर। तो क्या कहा गया है बच्चों, दोनों का अर्थमेटिक मीन 34 है और ज्योमेट्रिक मीन 16 है। तो दो नंबर का अर्थमेटिक मीन कैसे निकलता है, दोनों नंबर को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दीजिए तो अर्थमेटिक मीन देगा, और अगर दोनों को गुना करके रूट निकाल दीजिए तो वो आपको
जीएम दे देगा। क्या दे देगा? जीएम, ज्योमेट्रिक मीन दे देगा बच्चों, है ना। तो ध्यान दीजिए यहां पर a प्लस बी बाई 2 है। अगर इस दोनों को आप जोड़ के निकालते हैं और भाग देते हैं तो 34 तो पूरा हो जाएगा, लेकिन अगर गुना करके रूट निकालिएगा तो 16 के बराबर नहीं होगा, इसलिए ये आंसर सही नहीं होगा। इसको हम लोग गलत कर दिए, है ना। 32 36 को अगर जोड़ लें तो 68 हुआ, और 68 को अगर हाफ कर दें तो 34 तो कंप्लीट कर दे रहा है, लेकिन जब दोनों को मल्टीप्लाई करके रूट निकालेंगे तो 16 नहीं आएगा, क्योंकि 16 का स्क्वायर 256 होता है, और इस दोनों को मल्टीप्लाई करके 256 नहीं आने वाला है। तो ये भी चला गया। अब ये सी हमारे पास है, अगर इस दोनों को जोड़ के 2 से भाग दिया जाए तो गौर करिए 34 आ जाएगा, और अगर दोनों को गुना करके इस तरह से रूट निकाल दिया जाए तो ये आपको 16 भी आ जाएगा। तो देखिए ये दोनों ही कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है, तो यही हमारा जवाब हो गया, यही हमारा जवाब हो गया। तो इतने सीक्वेंस एंड सीरीज के आगे के सेक्शन में हम लोग और भी बहुत सारा क्वेश्चन देखेंगे। जब आपको कोर्स स्टार्ट किया जाएगा तो वहां पर हम सीक्वेंस एंड सीरीज के बहुत सारे नोट आपको लिखाएंगे और वहां पर बहुत सारा क्वेश्चन, ठीक है, कराएंगे। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए आप लोगों को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।